हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो हो चुका है कंप्लीट। और उस शिफ्ट के जो 20% जीके और जीएस के जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए थे वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो पर अंत तक बने रहना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है एक लाइक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है बिना किसी देरी के। तो हमारे पहला प्रश्न आया था कि बिहू किस राज्य का नृत्य है। जो बिहू नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके असम का। बिहू किस राज्य का नृत्य है, तो बिहू नृत्य है आपके असम का। बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बिहू त्योहार से संबंधित है। बिहू महोत्सव असम में 3 बार मनाया जाता है। यह मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। जो बिहू महोत्सव है वो असम में कितनी बार मनाया जाता है, तो 3 बार मनाया जाता है। एक तो मिड अप्रैल में, दूसरा आता है मिड जनवरी में और तीसरा आता है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, यानी लास्ट वीक इन अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर ये मनाया जाता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपके एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आया था कि सेकंड एशियाई गेम कब हुआ था, यानी जो सेकंड एशियाई गेम है वो कब हुआ था। भारत में 2 बार अर्थात 1951 में और 1981 में एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। भारत ने 2 बार अर्थात 1951 में और 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। तो पता ही है 1951 में आयोजित खेलों के पहले संस्मरण की मेज़बानी भारत ने की थी, यानी एशियन गेम्स का जो पहला संस्मरण हुआ था वो हुआ था 1951 में और वो भी भारत के अंदर हुआ था। और देखते हैं एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, जो एशियाई खेल हैं जो उन्हें एशियाड के नाम से जाना जाता है। यह संपूर्ण एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित एक महाद्वीपीय बहुखेल आयोजित हैं। खेलों का आयोजन है वो एशियाई ओलंपिक परिषद OCA द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो वो किया जाता है OCA के द्वारा। उसके बाद में ये देख सकते हैं आप, पहले एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 2051 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किए थे। दूसरे के लिए हमसे कौन सा पूछा गया, तो सेकंड एशियाड के बारे में पूछा गया। तो सेकंड एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में 1 मई से 9 मई 1948 में के बीच में आयोजित किए गए थे। 1958 में आयोजित किए गए थे। ये रोमन संख्या है कुछ गाइज, आप ना थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इसमें कुछ समझ में कम आता है। ये होगा 195 और शायद तक आपके 6 है। ये 1956 की बात कर रहे हैं, ये 1956 की या 1956 की बात कर रहे हैं। ये 1956 में हुए थे सेकंड एशियाड गेम्स। ये जो हैं वो आपके से 1956 के अंदर कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर हुए थे। उसके बाद में आपके एक क्वेश्चन आता था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो आपके कब से कब तक लागू हुई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 का रहा था। कार्यकाल की बात करें 2002 से 2007 का। अध्यक्ष की बात करें तो आपके थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उसके लक्ष्य की बात करें, जो पंचवर्षीय योजना थी, इस वो योजना के अगर लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य रखा गया था आपके 8.1%। और लेकिन वास्तविक अगर प्राप्ति की बात करें तो प्राप्ति हुई थी 7.7%। 7.7% से प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया था। तो ये जो आपकी पिछली सेकंड शिफ्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति में भारत से संबंधित कौन है। तो भारत में जो अगर बात करें, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो की थी MS स्वामीनाथन ने। अगर विश्व लेवल पर बात करें तो किसने की थी, तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। अगर बात करें जो हरित फसल है उसमें किस फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया था, तो वो दिया गया गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि परिलक्षित हुई है। उसके बाद में देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सांगा दावा फेस्टिवल सिक्किम में कौन से धर्म के लोग मनाते हैं, यानी सिक्किम के अंदर एक जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसका नाम है सागा दावा फेस्टिवल। ये किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो ये जन्म बनाया जाता है बौद्ध धर्म के दर्शन में। देखो, सागा दावा महोत्सव सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है जो बौद्ध धर्म के दर्शन से परिचित होने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है, यानी ये बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद में देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूपीएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है। जो यूपीएससी का कार्यकाल होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष का 6 वर्ष की अवधि या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, यानी या तो होता है 6 वर्ष, या अगर वो 6 वर्ष कंप्लीट कर देता है तो उसको निकाल सकते हैं, या 6 वर्ष से पहले या उसकी आयु अगर 65 वर्ष हो गई है तो उसे अध्यक्ष पद तक वो रहता है, उसके बाद में वो अध्यक्ष पद से निकाल दिया जाता है। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले होता है वही लागू होता है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी कुछ देख लेते हैं। यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। यूपीएससी को विस्तृत रूप से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको अगर किसी भी भाई को अगर क्या है यूपीएससी की अभी फिलहाल है ना एग्जाम्स के उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अगर उसकी फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, उसकी भी हम एक फुल डिटेल वीडियो बना देंगे जिसमें इससे रिलेटेड फॉर्म कब से हो स्टार्ट होंगे, इसके जो प्री है उसके बाद मेन है, इंटरव्यू हैं, वो सारा कुछ है, वो आपको मैं उस दूसरे वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। तो चलते हैं इसी वीडियो में वापस आते हैं। तो यह भारत का एक केंद्र भर्ती एजेंसी है। ये किसकी केंद्रीय भर्ती एजेंसी है? यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी की संरचना, नियुक्तियां, शक्तियां और कार्य हैं। और अगर बात करें यूपीएससी की तो ये भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 315 से 323 है उसके अंदर इसे यूपीएससी को उल्लेखित किया गया है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो एसपीएससी यानी स्टेट लोक प्रशासन सेवा का अध्यक्ष का कार्यकाल, यानी जो जैसे यूपीएससी होता है उसके हिसाब से भी किसी भी राज्य का, जैसे अलग अलग आप बीपीएससी कह सकते हो, आरपीएससी कह सकते हो, जिस भी अलग अलग है राज्य होता है उस राज्य का अपना एक लोक प्रशासन अध्यक्ष होता है। उस अध्यक्ष का भी ये सेम होता है, उसका 6 वर्ष की आयु या फिर 62 वर्ष, 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है या फिर 62 वर्ष जो पहले प्राप्त कर लेता है तब तक वो यहाँ तक रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपके जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है। जीएनपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। यानी जीएनपी अर्थात एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश या अन्य राज्य व्यवस्था के उत्पादन के करों द्वारा उत्पादित अन्य अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार। अगर हम बात करें सीधी जीएनपी की फुल फॉर्म, तो जीएनपी की फुल फॉर्म होती है आपके नेशनल ग्रॉस प्रोडक्ट, और ये होती हैं आपके राष्ट्रीय जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी का एक भाग होता है जिसमें जितने भी कर हुए थे उन्हीं का लगते हैं। मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी नेट नेशनल प्रोडक्शन एनएनपी प्राप्त होता है। नेट नेशनल प्रोडक्शन यानी एनएनपी प्राप्त होता है। आगे के क्वेश्चनों में आगे की जो भी शिफ्टें हैं, जो भी हैं मेरे यार दोस्त हैं वो देने वाले हैं, वो ये नोट कर लें कि एनएनपी की जो फुल फॉर्म है आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको पूछी जाती है। तो एनएनपी की फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि पीएम किसान सम्मान निधि की योजना का उद्घाटन कब व किसने किया था। तो यह आपको पता था, ये किया था आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। किसने की थी? पीएम मोदी ने की थी। और कब की थी? 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर में की थी। ये पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को रुपए की आय सहायता प्रदान की जाएगी। 3 किस्तों में 6,000 रुपये जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा करवा दिए जाएंगे। यानी हर 4 महीने में आपको 2,000 रुपये दिए जाएंगे। तो हो जाएंगे आपके 3 किस्तें आएंगी, 4 तिरे 12 महीनों में हो जाएंगे आपके 6,000 रुपये। ये आपके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये हैं आपके पीएम सम्मान किसान निधि। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में किस नदी पर युद्ध हुआ था। यानी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय हैं उसके बीच में युद्ध हुआ था, वो युद्ध किस नदी पर हुआ था।
तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन था आपके उत्तरी भारत का बहुत ही प्रतापी राजा था। वो जब दक्षिण भारत की ओर आक्रमण करने के लिए गया तो हर्षवर्धन के सामने था पुलकेशिन द्वितीय, उसी ने हराया था। ये जो पुलकेशिन था वो था आपके चालुक्य वंश का था, और जो हर्षवर्धन था वो वर्धन वंश का राजा था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर, बात की किस नदी, तो वो आता है नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। उसका 1618 में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन से युद्ध हुआ था। हर्ष कन्नौज से अपनी सेना लेकर आया और इस युद्ध में पराजय हो गया। इस युद्ध में उसके हाथियों का काफ़ी नुकसान हुआ था। यानी जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन को जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय से, इस युद्ध में उसे हार भी हुई थी और उसके हाथियों का उसे बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 11 मौलिक कर्तव्य, मतलब कर्तव्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसमें सारे के सारे जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको देखेंगे। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें एक आता है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। हमें चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर हम कहीं भी चल रहे हैं, अगर हमें हमारे कानों में अगर राष्ट्रगान की आवाज़ पड़ती है तो हमें वहीं पर सावधान की स्थिति में खड़ा हो जाना चाहिए। यही एक देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा है आपके स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। और चौथा था भारत जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करे। उसके बाद में एक और आता है भाईचारे की भावना, सभी में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, यानी सभी के बीच में जो संस्कृति है उसको मिश्रित संस्कृति के रूप में जीवित रखना। एक आता है आपके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जो भी पेड़ पौधे हैं, वन हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, हमें अपनी सोच में वैज्ञानिकता को लाना है। जो भी पिछड़ी सोचें हैं उन्हें हमें छोड़कर आगे बढ़ना है। उसके बाद में आता है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। जो भी संपत्ति हैं जो सार्वजनिक है उसका हमें क्या सुरक्षित रखना चाहिए, उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। उत्कृष्टता के प्रयास करने चाहिए, हमें चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे प्रयास करके अपने को आगे ले जाए। और लास्ट होता है जो कि आपके अनुच्छेद 21A के अंदर भी आता है, ये अनुच्छेद भी हैं। ये होता है सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। और इससे अब तो जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें भी अभी चल रहे हैं RTE, यानी राइट टू एजुकेशन चल रहा है, जिसके तहत जो भी 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, चाहे प्राइवेट स्कूल भी ही क्यों ना हो। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके 1928 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यानी HSRA की स्थापना कहाँ पर की गई थी, और तो ये की गई थी 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, यानी दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला जो स्थान है, या ग्राउंड है, मैदान है, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव थापा ने की थी। इस पार्टी का पुराना नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। यानी इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना से पहले ही जब इन्होंने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था, वापस लेने के बाद ही 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव ने इसे बनाया था। इस पार्टी का पुराना नाम देखें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। अगर नए नाम की बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया, इसमें सोशलिस्ट को भी ऐड कर दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा था तो वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को कर देंगे एक लाइक और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, और बेल के जो आइकन है उसको कर देंगे ऑल पर सिलेक्ट, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।